दोस्तों, मैं सुहाशी अपने और हमारी टीम सोशल हब की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम आपके आभारी हैं जो आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए हमारे आग्रह पर इस वेबिनार में उपस्थित हुए हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। इस वेबिनार का विषय जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी अंतराल। पीढ़ी अंतराल क्या है? पीढ़ी अंतराल माँ बाप और बच्चों के बीच की वो दूरी है कि जो आपस में मतभेद के कारण आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। पीढ़ी अंतराल वो है कि जब बच्चे अपने मन की बात पेरेंट्स से नहीं बोल पाते, पेरेंट्स अपने मन की बात बच्चों से नहीं बोल पाते, आपसी मतभेद में पेरेंट्स बच्चों को गलत समझते हैं, बच्चे पेरेंट्स को गलत समझते हैं, और इसी के चलते बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और आगे चल के ये काफ़ी बड़ी समस्या बन जाती है। बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, बच्चे कुछ कर नहीं पाते, किसी को बोल नहीं पाते, तो गलत संगति में पढ़ के अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। तो हम तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स आने पे हम किस तरह इसका समाधान निकालें। हम अपनी तरफ से समाज में परिवर्तन लाने के लिए छोटे मोटे प्रयास करें। हमें ये लगता है कि हमारा ये प्रयास एक दिन ज़रूर सार्थक होगा अगर आपका सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हमारे साथ आज देश विदेश के काफ़ी काबिल और अपनी ही पर्सनैलिटी एक स्पेशल पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें आगे राह दिखाने में हमारी मदद करेंगे। वो हमारे सामने अपने सुझाव परामर्श प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हम जान पाएंगे कि किस तरह ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच में जो पड़ रही हैं, इससे हम कैसे डील करें, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करें कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स में ना पड़ें और इस पे हम वर्क कर सकें। तो चलते हैं फिर आगे की ओर। आज हमारे साथ संचालिका के रूप में हमारी चैनिका मैम जुड़ी हुई हैं, जो कि एक रेडियो जॉकी हैं, आकाशवाणी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक आरजे हैं, कंटेंट राइटर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं और उन्हें वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट होने के नाते उन्हें ऐसे विषयों पे समाज से काफ़ी जुड़ी हुई हैं जिन्हें ये सब खुद बहुत पसंद है। तो चैनिका मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब आगे का संचालन आप संभालिए। सुहाशी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज ये मौका मुझे दिया और कार्यक्रम की शुरुआत में वेबिनार की सफलता की कामना करते हुए तहे दिल से सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार के संचालन का दायित्व मुझे मिला है, तो मैंने जैसे कि कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ और इसकी ये वजह है कि देश विदेश के तमाम खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। समाज में आप सबकी उपस्थिति गौरवपूर्ण है। अपने अपने क्षेत्र में आपने सफलता का परचम लहराया है और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा मैं आप सबका परिचय करवाती जाऊंगी। आज का जो विषय है, जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए जुड़े हैं, सुहाशी ने हमें बताया उसके बारे में, जनरेशन गैप। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के हर वर्ग को छूता है। हर एक वर्ग के लोग इस समस्या से, इस मुद्दे से डील करने की कोशिश करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मुझे कहना चाहिए कि सदियों से, दशकों से ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, ये हमारे समाज में मौजूद है। लेकिन आज के सामाजिक ढांचे की अगर बात करें तो ये मुद्दा फोर फ्रंट पर आ गया है। हर परिवार को किसी न किसी रूप में इसके समक्ष मोर्चा खड़ा करना पड़ता है। हम सब जानते हैं, हम सब भी इससे अवगत हैं और इसके एग्जिस्टेंस को अब हम नकार नहीं सकते। और इसलिए आज हम कोशिश करेंगे जनरेशन गैप की विभिन्न परतों को एक्सप्लोर करने की। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, श्री राजन सिंह, जो हमारे साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर, बहुत सारी हिंड्रेंसेस को आपने पार की है और हमारे साथ आप यहाँ जुड़े हैं, बड़ी दूर से आप जुड़े हैं और समय का भी से कहना चाहिए कि दिन और रात का फर्क है, लेकिन फिर भी आप अभी हमारे साथ ISD के मुताबिक दिन के समय और आपके वहाँ रात के समय जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुपरस्टार हैं वो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं,
नाम है उनका श्री राजन सिंह। और क्या कहूँ, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, 7 लाख से ज़्यादा लोग आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं। और भारत से ही आप हैं, चाहते हैं कि उनको हम राजन भाई कहकर संबोधन करें, तो वो नज़दीकी रिश्ता बनता है, तो मैं राजन भाई ही कहूँगी। तो भारत में रहा करते थे राजन भाई, उनका एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था, उसके बाद वो अमेरिका चले गए, वैंकूवर वॉशिंगटन स्टेट में अभी फ़िलहाल रहते हैं। और जिस वक़्त लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, उस वक़्त 60 की उम्र के परे जाकर उन्होंने दोबारा काम करना शुरू किया है, यानी जॉब शुरू की, और बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से, कॉन्टेंट हैं। और उनका ये मानना है कि काम करते रहेंगे तो मतलब खाली बैठना अच्छी बात नहीं है। आप काम करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो हैपनिंग रहेगी, अच्छी रहेगी। और जैसे यूट्यूब की मैंने बात कही, तो मैं बताना चाहूँगी कि क्यों उन्होंने ये चैनल शुरू किया। वॉशिंगटन एक हरियाली से भरा राज्य है और इसको वॉशिंगटन द ग्रीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर लगभग 2 साल पहले आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और जैसे कि मैंने कहा, लाखों लोग आजकल आपके फ़ैन हैं, मुरीद हैं उस चैनल के। और इतने सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं, सब आपका परिवार हैं, आप उनको अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। आपका बड़ा परिवार, इस बड़े परिवार को और ज़्यादा वृद्धि मिले, हम बस यही चाहते हैं। और सोशल हब के साथ भी आपका जो परिचय है वो इसी यूट्यूब चैनल की वजह से है। उत्कर्ष और सुहासी भी आपके साथ इसी वजह से जुड़े हैं। और आपका मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र केवल एक अंक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस वेबिनार का हिस्सा आप बने हैं, इसके लिए हम आपका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद कहते हैं आपको। तो हमारे साथ श्री राजन सिंह, राजन भाई आ जाइए। Anika ji, tell small things, just less than 1 second. या सर बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे अनुरोध पर पीजी कॉलेज से प्रोफेसर मनोज मिश्रा सर यहाँ उपस्थित है, उनको स्वागत करता हूँ। और मेड कॉलेज जम्मू से प्रोफेसर भुवनेश शर्मा, डॉक्टर भुवनेश शर्मा से उनको मैं नमन करता हूँ, मेरे श्रद्धेय प्रोफेसर है वो। इसे मनोज मिश्रा सर। नेपाल से राजू भाई मानंदर सर उपस्थित है, उनको स्वागत करता हूँ। मैंने आगे उन्हें संबोधित करना भूल गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद महेश। थैंक यू सर। स्वागत है आप सबका सर, जुड़े रहिए हमारे साथ। राजन सर, राजन सर हैं हमारे साथ? राजन सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? सर कहिएगा, अनम्यूट करें पहले। सर आप म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राजन सर को मैं देख पा रही हूँ। सर कृपया अपने आप को अनम्यूट करें तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। सर अनम्यूट कीजिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। देखिए एक माइक्रोफोन है, एक माइक्रोफोन है, वो रेड है, क्रॉस है, उसको आप क्लिक कीजिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। एक छोटा सा एक आइकॉन है माइक्रोफोन वाला, वो रेड है क्या सर? अगर वो रेड है और एक स्लैश है तो उसको क्लिक कीजिए। जो होस्ट है वो कर सकते हैं। मैडम जो होस्ट है उसको कहीं करें। जी जी, जो होस्ट है वो कर सकते हैं। उत्कर्ष काइंडली अनम्यूट राजन सर। उत्कर्ष सुहाशी काइंडली अनम्यूट राजन सर। राजन सर को आप अनम्यूट कीजिए। क्या हो गया था?
Are you there, उत्कर्ष? कहाँ गए सुभाषी? कहाँ गए? सुहासी उत्कर्ष। बोलिए सुभाषी। सुहासी उत्कर्ष। जी वो लोग टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। राजन सर शायद लीव कर गए क्या? वापस जुड़ेंगे शायद, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐसा करिए मैम, और दूसरे जी को जी आगे, जी हाँ आगे बढ़ाइए। फिर बीसी सर और मनोज सर भी कुछ बोलना चाहेंगे शायद। मैं अनुरोध करूंगा अगर टाइम है तो उनको बुला लीजिए। बीसी सर विल बी वेरी गुड। अच्छा सर, हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जैसे राजन सर वापस लौटते हैं तो हम उनको ले लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहे, ही हैज लेफ्ट आई गेस। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। काफी अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे साथ जुड़े हैं हम सबके बेहद खास मेहमान। और अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगी हमारे आज के अगले मेहमान, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग के राजकीय पीजी कॉलेज चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, और जैसे कि मैंने कहा कि आप अध्यापन का कार्य करते हैं फिलहाल। अपने बारे में काफी कुछ सर ने हमारे साथ साझा किया है, और बताना चाहूंगी कि 2003 में जीआरएफ यूजीसी एनईटी जीआरएफ की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, और 2008 में ऋग्वेद में धर्म की अवधारणा विषय पर डीफिल की उपाधि ग्रहण की आपने। 5 अगस्त 2008 से राजकीय सेवा में आए। सर प्रथम नियुक्ति राजकीय पीजी कॉलेज। जी सुहासी, हम डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह को ले रहे हैं, उनके बाद हम राजन सर को लेते हैं। जी जी 5 अगस्त 2008 से राजकीय सेवा में आए। प्रथम नियुक्ति राजकीय पीजी कॉलेज मोहम्मद दारोहना मऊ में हुई, वहां पर 29 अक्टूबर 2010 तक आपने सेवा प्रदान की। 30 अक्टूबर 2010 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर राजकीय पीजी कॉलेज चुनार मिर्जापुर में संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप नियुक्त हुए हैं, और तब से अब तक वहीं पर आप सेवारत हैं। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी एवं पूर्वांचल वीवी जौनपुर के बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य रह चुके हैं। आपके 30 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं, और 35 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में आप रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस वेबिनार में। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चैनिका मैडम को। आवाज जा रही है हमारी? हाँ जी सर, आप जी आप ऑडिबल हैं सर। ठीक। सोशल हब के द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वेबिनार में उपस्थित अमेरिका से श्री राजन भाई जी, नेपाल से डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर अमितेश सिन्हा जी, ईश्वर पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई विनीता सिंह जी, और इस वेबिनार की कुशल मेधावी तेज तर्रार संचालिका चयनिका दत्ता गुप्ता जी, सोशल हब टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, श्री अभय मिश्रा जी, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी, सुहासी एवं उत्कर्ष यादव जी,
शिवेश, सौरभ, शोभित और द्वितीय सौरभ। सर्वप्रथम मैं आप सभी सोशल हब के आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतने बड़े विद्वानों के साथ कुछ अपनी बातों को रखने का अवसर प्रदान किया और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आप लोग यह वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। और यह वेबिनार जो आयोजित हो रहा है हमारे युवा सोशल कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित हो रहा है। आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई और आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज की जो टॉपिक है जनरेशन गैप का प्रभाव, खास तौर से मुझसे यह कहा गया कि सर आप युवाओं को परिप्रेक्ष्य में रख करके ही कुछ अपनी बात रखें। कल भी सुहासी का फोन मेरे पास आया कि सर आप युवाओं को ही फोकस करें। तो मैंने कहा कि बेटा देखो यह ऐसी टॉपिक है, सुख को बताना चाहते हैं तो पहले दुख को बताना पड़ेगा, दिन को बताना चाहते हैं तो रात को बताना पड़ेगा, जीत को बताना चाहते हैं तो हार को बताना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप युवाओं को कुछ बताना चाहते हैं तो पहली पीढ़ी को भी बताना पड़ेगा, उनके पूर्वजों को, उनके अभिभावकों को, उनके गार्जियनों को। एक फिर उन्होंने कहा कि सर हमारी अगली वक्ता मैडम गार्जियनों के विषय में विशेष फोकस करेंगी। आप चूंकि युवाओं से जुड़े हुए हैं, प्राध्यापक हैं, आप हम लोगों के पक्ष को रखें वहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुहासी, उत्कर्ष जी, आप लोग जो युवाओं की बात को रखने के लिए हमें अवसर प्रदान किए हैं। जैसा कि इसके पूर्व के हमारे वक्ता नेपाल से महेश सर काफी कुछ जनरेशन गैप की एक पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं कि जनरेशन गैप जो है वह हर पीढ़ियों में, हर दो पीढ़ियों के बीच में उत्पन्न होता है। यह जनरेशन गैप विश्वास एवं विचारों के अंतर के रूप में जाना जाता है। इस जनरेशन गैप के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं समाज में। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि जनरेशन गैप से हमारे केवल नकारात्मक ही प्रभाव हैं, इसके हमें पॉजिटिव भी इफेक्ट दिखाई देते हैं और निगेटिव भी दिखाई देते हैं। इस जनरेशन गैप के कारण हमारे दोनों पीढ़ियों में माता पिता, दादा दादी और वर्तमान जो बच्चे हैं उनके विचारों में, उनके धार्मिक विश्वासों में, उनके नैतिक मूल्यों में, उनके रिश्तों की सलाह में, या उनके जो गीत हैं, संगीत हैं, या उनके जो रहन सहन है, इन सब में कहीं न कहीं हमको विविधता देखने को मिलती है, या उसको हम कह सकते हैं मतभेद देखने को मिलता है। अब हमको एक चिंतन करना चाहिए कि हमारे युवा क्या सोचते हैं। क्या हम माता पिता जो सोचते हैं वही हमारे युवा भी सोचते हैं? हमारे युवा आज 21वीं शताब्दी के हैं, यद्यपि यह जनरेशन गैप की जो धारणा है यह 1960 से आई है और तब से कई ग्रुपों में उसको विभाजित किया गया है। लेकिन चूंकि मैं संस्कृत का प्राध्यापक हूँ, मैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का नहीं हूँ, तो मैं बहुत इसकी टेक्नोलॉजी और मूलभूत शब्दों पर नहीं जाऊंगा कि इसके कितने स्टेप हैं, 4 चरण वाई एक्स या वेबर जो ग्रुप है उसमें मैं बहुत नहीं बोलूंगा। हम मूलतः व्यवहारिक बात आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे 10 मिनट के अंदर अपनी बात रखनी है युवाओं के दृष्टिकोण से। तो हमारे युवा जो हैं वो 21वीं शताब्दी के हैं और हमारे जो अभिभावक हैं कम से कम उनसे 30 वर्ष या 25 वर्ष पूर्व के हैं। उनकी सोच और आज के जो युवाओं की सोच है उनमें कहीं न कहीं अंतर है, मतभेद है। वह हर एक चीज पर एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए चिंतन के साथ, एक नई धारणा के साथ हमारे सम्मुख आते हैं। वह चाहे हम, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं,
चाहे हम भौतिक संसाधनों को ले लें जो उनके पास है या नहीं है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे उनका जो रहन सहन है, उनकी जीवन शैली है, या जो युवाओं का खान पान है, उनका पहनावा है, या उनकी जो अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, उसको हम अगर थोड़ा सा लड़कियों की दृष्टि से ले, छात्राओं की दृष्टि से ले, युवतियों की दृष्टि से ले, उनके विचारों की अभिव्यक्ति, उनके रहन सहन की अभिव्यक्ति, उनकी एक अपनी पृथक थिंकिंग है, उनकी एक पृथक विचारधारा है। वह आवश्यक नहीं है कि जो 30 साल के पूर्व के माता पिता सोचते हैं वैसा वे युवा भी सोचते हैं। यह जो अलग है सोचने की पद्धति, यही जनरेशन गैप है, यही पीढ़ी अंतराल है। आप लोग तारक मेहता का एक उल्टा चश्मा आता है सीरियल, सोनी सब टीवी पर, हमें लगता है सभी लोग देखते होंगे। तो उसमें जो बीड़े हैं वो अक्सर अपने पुत्री सोनू को कहते हैं कि मेरे जमाने में तो ऐसा था, मेरे जमाने में ऐसा था। वो हर बात की दलील इसी बात से रखते हैं कि मेरे जमाने में। तो माधवी वो अक्सर कहती है कि अभी आप कहेंगे मेरे जमाने की बात, तो ऐसा नहीं कि हम अभिभावक हमेशा यही कहें कि मेरे जमाने की बात। हमको अपने युवाओं को, अपने पुत्र पुत्रियों की सोच को प्राथमिकता देना होगा। कहां तक वह सही है, कहां तक गलत है, इस पर विचार करना होगा। हम केवल 2 पॉइंट पर रखेंगे, हैं तो पॉइंट्स बहुत, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं युवक। एक जो आज का सोशल मीडिया है, इस पर मत, इसके नकारात्मक ही हम पॉइंट रखेंगे। जो सोशल मीडिया है और जो आज की पाश्चात्य शैली की जीवन शैली है, उससे बहुत हमारे युवा प्रभावित है। जैसे हमारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद ऊपर जाते हैं, इंटर तक तो माता पिता की सोच से चलते हैं, उसके बाद तुरंत उनकी अपनी एक थिंकिंग आती है और वह बताते हैं कि हम फला लैपटॉप लेंगे, फला मोबाइल लेंगे, फला ब्रांड का कपड़ा लेंगे, फला ब्रांड का हम शूज लेंगे। ये उनकी थिंकिंग है और वो अपने गार्जियन से शेयर करते हैं। हो सकता है कुछ गार्जियन यदि सामर्थ्यवान है तो उसको सहर्ष स्वीकार किए, उसको बिना विचार किए कि क्या यह मेरे बच्चे की जो मांग है वह उचित है या नहीं है। कुछ गार्जियन सामर्थ्यवान नहीं है तो वे झल्ला करके मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो वहां पर युवा क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मेरे फादर या मेरे दादा दादी मुझसे मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, ये वृद्ध हो चुके हैं, इनकी अपनी थिंकिंग है, ये क्या जाने मेरी क्या सोसाइटी है, मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्या सोसाइटी है, मेरे साथी कैसे हैं, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। फिर वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ उन तक कहती है बात पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो वही जाता है। पुत्र में और पिता में एक पारिवारिक में बात रख रहा हूं जो जनरेशन गैप का है। बहुत छोटी बात कहने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन यह शुरुआत है, बीज है पूरे आगे जीवन वृद्धावस्था तक और बच्चे के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व का यह सोच है। यहीं से वो अपने गार्जियन के प्रति एक अलग थिंकिंग से चलता है। अगर यहीं पर हमारे गार्जियन उनसे संवाद स्थापित करें, उसके सही कारण को बताएं कि हम आपको क्यों नहीं फला एप्पल का लैपटॉप देना चाहते हैं या एप्पल का मोबाइल, हो सकता है आप अपनी सही भी बात रखें, तो शायद वो बच्चा समझ जाए और आपकी भावनाएं भी समझ जाए, फिर वो अपने विचारों के अनुसार चले। यह एक सामान्य है। दूसरी बात, हमारी जो छात्राएं हैं, हम देखते हैं पाश्चात्य शैली में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है मेरी सोच, लेकिन वह किस स्थिति तक, किस देश काल सीमा तक, किस परिवेश, वह आपकी बात समझेंगे
अन्यथा आप सीधा मना कर देंगे, नहीं आपको ये नहीं पहनना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको इतनी देर तक जाना है कॉलेज, इतनी देर बाद आना है, 5 मिनट गाड़ी बिगड़ गई, स्कूटी बिगड़ गई, तो आप उनसे हिसाब लेना शुरू कर दिएगा, अभी तक कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो वह छात्रा अपने गार्जियन के सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगती है, ये किस पीढ़ी के सोच के हैं, दुनिया कहाँ बदल गई और मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं। आप ऐसे मत पूछिए उनसे आप उसका रीजन भी बताइए, कारण भी बताइए कि हम क्यों आपसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारा समाज कहाँ पर है, हमें आपकी चिंता है, आपकी सुरक्षा की चिंता है। ये मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है और जो मतभेद आता है जनरेशन गैप का युवाओं में, कि हमारे युवा आज गूगल प्रेमी हो गए हैं, उनका शिक्षकों से भी मतभेद हो जाता है। हमारे शिक्षक भी वही है कि सामान्यतः छात्रों से 20-25 वर्ष पहले के हैं, एक पीढ़ी पहले के हैं, जो हम पढ़कर आए उससे आगे हमारे युवा पढ़े हैं, जो हम एक समय में नहीं जाने वो युवा हो सकता हमसे पहले गूगल के द्वारा जान गए, और वह गूगल से ही, इंटरनेट की दुनिया से ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं। चाहे जो विषय हो तुरंत गूगल पर डाले और उनको वहां पर मिल गया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप गूगल से जान तो सकते हैं सब कुछ, लेकिन आपके शिक्षक से जो ये मतभेद हो रहे हैं गूगल के कारण, आप उसको जान करके केवल एक मशीनी ज्ञान ले रहे हैं। देखिए, क्लास में आने का, शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा जानने का एक अलग तरीका है। गुरु एक व्यवहारिक जानकारी आपको देता है, उसमें वो नैतिक मूल्यों का भी संचार आपके अंदर करता है। जो केवल ज्ञान देता है, ज्ञान तो कंप्यूटर भी देता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? मानव के द्वारा संचालित एक कठपुतली है। कंप्यूटर में बहुत कुछ भरा है, लेकिन हम जब चाहे उसको शट डाउन कर देंगे, जब चाहेंगे उसको ऑन कर देंगे, जो साइड उसी चाहेंगे, जैसा हम उसको कहेंगे कंप्यूटर वैसा ही बोलेगा। तो आप कंप्यूटर मत बनिए, आपके अंदर ज्ञान हो, गूगल से ज्ञान लीजिए, लेकिन वह ज्ञान हमारे व्यवहार में भी आए, वह हमारे समाज के लिए उपयोगी हो और हमारे प्रयोग के लिए भी उपयोगी हो। तो यह जनरेशन गैप मूलतः युवाओं में देखने को मिलता है, जो गूगल से ले लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिस पर जनरेशन गैप का युवाओं पर प्रभाव रहता है। और एक और इसका नकारात्मक प्रभाव रहता है कि आप गूगल से दिन भर जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, और आपके जो संबंध हैं वो संबंधों से आप कटते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे संबंधों में दूरियां आती चली जा रही हैं। इसी के कारण आज भौतिक संस्कृति के कारण एकल परिवार की भी धारणा आ गई युवाओं में, कि वो अपने दादा दादी माता पिता से भी दूर होते हैं। उनको लगता है कि हमको अधिक सुख चाहिए, तो माता पिता को कौन रखे, ये पुरानी सोच वाले हैं, इनको घर पर ही रहने दो। दादा दादी को कौन रखे साथ में, उनके साथ रहने से हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, हमारी व्यक्ति छिन जाएगी, इसलिए वो उनको अपने से दूर रखना चाहते हैं। तो हमारे ये जो युवा है, जरूरी नहीं कि वो हर जगह गलत है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, कहीं पर आप सही हैं, आपकी सोच है, कहीं पर हमारे गार्जियन सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चेन की, एक पुल की जरूरत है। वह पुल कौन बनेगा? वह पुल बनेगा संवाद, युवाओं और गार्जियन के बीच में, युवाओं और शिक्षकों के बीच में, युवाओं और बुजुर्गों के, वृद्धों के बीच में संवाद की आवश्यकता है। जब सही से संवाद होगा तभी हमारे अंदर जो जनरेशन गैप की समस्या आ रही है, जनरेशन गैप के कारण वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, वह दूर हो जाएंगे। इसके कुछ मैं 1-2 मिनट में और अपनी बात रखूंगा कि इसके जो पॉजिटिव भी हैं पॉइंट्स, कि हमारी 21वीं शताब्दी के युवा जो हैं वह आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, वो उनके अंदर साहस है। आज देखिए जो यह वेबिनार हो रहा है, ये दोनों बच्चे अभी इंटरमीडिएट पास करके, उत्कर्ष और सुहासी, इतना बड़ा साहसिक कदम लिए कि हम प्रोफेसर्स वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, हम बड़े बड़े हमारे आदरणीय कुलपति आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर गट्स देखिए। हम जानते हैं यद्यपि चैनका मैडम का इसमें बहुत सहयोग है, लेकिन फिर भी इन बच्चों की साहस देखिए कि वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह भी जनरेशन गैप का कारण है, और इनके गार्जियन भी बधाई के पात्र हैं कि जो इनके
विचारधारा से मेल खाते हुए इनको अनुमति दिए कि आप ऐसा कार्यक्रम आयोजित करिए। ये जनरेशन गैप का एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। और ये इतना बड़ा निर्णय लिए कि आप अमेरिका से, नेपाल से, कोलकाता से या लोगों से संवाद स्थापित किए, आप उनसे बातचीत किए और एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यह सामान्य बात नहीं है, ये जनरेशन गैप का एक सकारात्मक पक्ष है। अगर हमारे गार्जियन ऐसे अपने बच्चों को प्रमोट करें तो बच्चे भी और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहीं पर हमारे गार्जियन कह देते कि इस कार्यक्रम से तुमको क्या लाभ होना है, अनावश्यक टाइम नष्ट हो रहा है, सबसे बात कर रहे हो, तुमको क्या मिलेगा? पब्लिसिटी तो उनको मिलेगी जो वक्ता हैं, जो संचालक हैं, उनको लोग जानेंगे, तुम लोग पढ़ाई करो अपना। तो देखिए, ये हमारे गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बातों को भी तवज्जो दें, उनकी बातों को हम रखें, तब हम जनरेशन गैप की जो खाई है उसको पाट सकेंगे। इसके बाद मैं अब निष्कर्ष पर आना चाहूंगा कि जो दोनों पीढ़ियों का एक दूसरे के विचारों को समझना होगा, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना होगा, अवसर देना होगा। माता पिता को भी परिपक्वता दिखानी होगी अपने युवाओं के प्रति और उनसे मित्र बन करके बच्चों के साथ बैठना होगा, बातचीत करना होगा और उनकी बातों को सुनना होगा। और बच्चों को भी अपने बड़े बूढ़ों की बातों का, उनके अनुभवों का लाभ लेना होगा, क्योंकि हर जगह ज्ञान काम नहीं करता, अनुभव भी काम करता है। हमारे बड़े लोग जो हैं उनका अनुभव भी बहुत काम आता है, अन्यथा हम केवल कंप्यूटर की तरह ज्ञान से युक्त हो जाएंगे और एक मशीन बन करके रह जाएंगे और अकेला बनकर रह जाएंगे, संवेदना शून्य बन करके रह जाएंगे। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप लोग इस जनरेशन गैप की जो खाई है उसको पाटने में सहयोग करें और अपनी बात को अपने गार्जियन से, अपने शिक्षकों से, अपने बड़े लोगों से खुलकर रखिए। केवल मम्मी से बात मत करिए कि उनके प्यार के भरोसे आप उस सीढ़ी पर चढ़ जाइए। आप अपने फादर से भी अपनी बात रखिए, अपने शिक्षक से रखिए, अपने मित्र से रखिए, जिससे कह सकते हैं अपनी पूरी बात खुलकर रखिए, जिससे कि मन में कोई बात न रहनी चाहिए। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा ऋग्वेद के उस मंत्र के साथ। ऋग्वेद के दशम मंडल के अंतिम सूक्त में जो मंत्र है संज्ञान सूक्त का, समगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। यह मंत्र यह कहता है कि हम लोग संगच्छध्वं माने साथ साथ चलें, संवदध्वं साथ साथ, मनांस जानताम हम एक दूसरे के मनों को जाने, एक दूसरे को विचारों को जाने और उसी तरह से अपनी अपनी बातों को, अपने अपने अधिकारों को प्राप्त करें, जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारे देवताओं ने अपने अपने आहुतियों, अपनी स्तुतियों को प्राप्त किया था। और एक मंत्र और इसी में रखना चाहूंगा, अथर्ववेद का, जो बहुत ही बड़ा संदेश देता है जनरेशन गैप को पाटने में, जनरेशन गैप की समस्या को दूर करने में, जो माता पिता के लिए है। उसमें अथर्ववेद के में कहा गया है कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचा वदतु शांति। मेरी एक और इच्छा थी बोलने की। मैंने कहा पत्नी कैसी होनी चाहिए? मधुमत जाया मन होता पत्नी, मधुमतीम वाचाम वदतु, वह मधुमय, मधु से युक्त माने मधुर वाणी बोलने वाली पत्नी हो, अपने पति के साथ और मधुर वाणी बोलने वाली हो, शांति प्रदान करने वाली हो, कला प्रदान करने वाली न हो। तब इस पॉइंट को मैं नहीं रखा, आगे के वक्ता रखेंगे जैसा हमको बताया गया है, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन पर, जनरेशन गैप पर कोई फोकस नहीं किया, मैं युवाओं पर बात कर रहा था। इसमें कहा गया कि अनुव्रत है पितु पुत्रो, पुत्र जो हो वह पिता का अनुव्रत माने अनुकरण करने वाला हो, पिता के अनुसार चलने वाला हो, पिता की विचारधाराओं को आगे ले चलने वाला हो, मेल करके चलने वाला हो। माता भवतु सम्मना, और माता के साथ अपने विचारों को समान रूप से स्थापित करे और पत्नी अपने पति के साथ मधुर और प्रिय वाणी बोले। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो शायद जो जनरेशन गैप
कि ये खाई है, जनरेशन गैप के कारण वैचारिक मतभेद है, उसको हम लोग अवश्य दूर करेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करेंगे और स्वस्थ देश, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इसके पूर्व में इस सोशल हब के जो संयोजक हैं उत्कर्ष और सुहासी, उत्कर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया, और संचालिका चयनिका मैडम को जो कुशल संचालन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, हम लोग आभारी हैं आपके, आपने अपनी बात रखी और वाकई में हम लोग एनरिच हुए। और ये श्लोक सुनकर पता नहीं कैसा लगा मुझे, मैं नॉस्टैल्जिक हो गई, बचपन के दिनों में लौट गई, क्योंकि अब संस्कृत से इस तरह का संपर्क हमारा रहा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। और अब वापस चलूंगी, हमारे एक पायदान को हम छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि संपर्क हो नहीं पा रहा था। राजन भाई, अब आप आ जाइए, हमने बहुत इंतजार किया। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आपको सुन पा रहे हैं सर? तुम लोग की आवाज बहुत धीमी आ रही है मेरे को। सर आपकी आ रही है? आपकी एकदम सही आ रही है सर। तो ठीक है, मेरी आपको सुन पा रहे हैं, मेरी आने सही। तो थैंक यू सो मच सुहाशी और उत्कर्ष, मेरे को ये मौका देने के लिए कि इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में मेरे को भी मौका दिया तुम लोगों ने। और मेरा शिक्षा का अंदाजा इसी प्रकार से लगा सकते हो कि मेरे समाज में जो बीए था वो 2 साल का होता था उस वक्त, और मैंने 4 साल में किया। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि मेरे को कितना प्रेम था शिक्षा से, और मैं एक क्लास में 2 साल रुक के जाया करता था। और ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ सीधी बात की। और मेरे से कहा गया है कि मैं यहाँ पर जो भी जनरेशन गैप है उसके बारे में बताऊँ और वहाँ से तुलना करूँ। तो मैं तुलना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा आपको, और बाकी तुलना करना जो है वो आपका काम है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई मेरे से गलती हो जाती है या किसी को किसी मेरी बात से ठेस लगती है जो मेरा बिल्कुल प्रयास नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ पहली से हाथ जोड़ के। और अगर आप मेरे से बड़े हो तो ये सोच के माफ़ कर देना कि छोटों से गलतियाँ होती हैं, और अगर आप मेरे से छोटे हो तो फिर ये सोच के माफ़ कर देना कि बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि बड़े गलती नहीं करते हैं, तो इसलिए हो सके तो मेरे को माफ़ कर देना। और मैं 1 मिनट प्लीज़। तो जब मैं यहाँ की बातें बताऊँगा आपको, तो आपने शायद फिल्मों में देखा होगा अमेरिका को, या लोगों से सुनी सुनाई बातें सुनी होंगी, तो इसलिए वो आपको बहुत अचंभित कर सकती है कि यहाँ पर ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहो जनरेशन गैप की बात चलती, तो जैसे मैंने देखा कि जनरेशन गैप या माता पिता और बच्चों के बीच में संवादहीनता, या माता पिता का अपनी बातों को बच्चों के ऊपर लादना, उनकी बात को सुनना नहीं, और ये जो समस्या है, जो जैसा मैंने समझा है, मेरे ख्याल से ये समस्या जो है वो जो विकासशील देश हैं वहाँ की समस्या में, विकसित देशों में जैसे यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर कि कोई भी इस प्रकार का कोई चक्कर ही नहीं है कि कोई माँ बाप अपनी अपेक्षाओं को ये सोच या उनसे अपनी बात मनवाएं, या वो सोचें कि जो वो चाहते हैं वही बच्चा करे या वही बच्चा बने। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप ये सोचो कि जब तक बच्चा एक 18 साल एज है जैसे बालिग होने की यहाँ पर, उसके बाद जो है फिर आपका जो बच्चा है एज ए माँ बाप, आप उसके माँ बाप हो, लेकिन आप उसके मालिक नहीं होते हैं यहाँ पर कोई भी। ना आप उससे कुछ करवा सकते हो और ना आपको कोई ऐसा अधिकार होता है। हाँ, आप समझा सकते हो अपने बच्चों को, अच्छी बातें जो है वो सब समझाते हैं, लेकिन आप अपनी धौंस पट्टी से कोई काम बच्चों से करवा नहीं सकते हो।
अब आप ये समझो कि यहाँ पर जो है ये विश्वास किया जाता है कि कोई भी बच्चा या हर एक बच्चा जो है जब वो पैदा होता है बच्चा, तो वो अपनी जन्मजात एक प्रतिभा होती है जिसके साथ में पैदा होता है बच्चा। और आप अगर कुछ कर सकते हो, आप उसकी जो जिस प्रतिभा के साथ वो पैदा हुआ उसमें आप कुछ जोड़ घटा नहीं कर सकते हो, ना तो उसमें से आप कुछ कम कर सकते हो या निकाल सकते हो, ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हो। बस आप इतना कर सकते हो एज अ फैमिली, एज ए पेरेंट भी आप इतना कर सकते हो कि आप उसकी उस प्रतिभा को निखरने के लिए उसके लिए अनुकूल जो एक क्या बोलते हैं माहौल है वो आप उसको तैयार कर सकते हो बच्चे के लिए। और बच्चे की जो जिस उस प्रतिभा के साथ बच्चा पैदा होता है उसको निखारने का जो काम है यहाँ पर, आपको ताज्जुब हो सकता है, वो घर में नहीं होता है वो काम किया जाता है स्कूल के द्वारा। वो सारा काम बच्चे को सब कुछ अच्छा बुरा, समाज में किस तरीके से बिहेव करना है। अब कोई ये ना कहे कि वहां पे ये होता है वहां पर तो वो भी होता है, वो ये और वो जो सब जगह होता है, देखो है ना, हर एक समाज में होता है, हर एक देश में होता है। लेकिन यहाँ सारी शिक्षा जो है जो एक इंसान बनाती है आपको, आपके जो मैंने बताया था कि जो प्रतिभा है जो जिसको लेकर आप पैदा होते हो उसको निखरने के सारे जो अवसर हैं वो केवल और केवल स्कूल में दिए जाते हैं। वो सारा काम स्कूल का होता है, स्कूल सिखाता है बच्चों को सारी बातें। और जब वो स्कूल में जाते हैं, यहाँ पर 6 साल के में जाते हैं बच्चे, तो 6 साल के बाद जब वो स्कूल जाते हैं उसके बाद साल भर जब उनका स्कूल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो अपने माता पिता के साथ तर्क वितर्क करते हैं। जब कोई बात होती है माँ बाप उनको मना करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, उनसे वो तर्क नहीं कर रहा हूँ उसको, वो तर्क करते हैं और माता पिता को जवाब देना होता है उस बात का। और ये तो माता पिता तो बिल्कुल कोई रोल ही नहीं है, आप समझ लो, माता पिता का ये डिसाइड करने में कि वो क्या बनेगा, क्या पढ़ाई करनी है उसने, क्या करना है। जब वो हाई स्कूल कर लेता है, सॉरी हाई स्कूल हमारे यहाँ का हाई स्कूल जो हम 10वीं को बोलते हैं, 10वीं माइंड बना लेता है तब तक कि उसने क्या बनना है। और उसमें माता पिता की कोई इच्छा या उनके रोल कि हम तो चाहते हैं तो इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, कोई उनके रोल कि हम तो चाहते हैं तो इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, कोई चक्कर नहीं, ना कोई माता पिता पर ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ये बन जाए या वो बन जाए या वो चीज़ बन जाए, ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ये बन जाए या वो बन जाए या वो चीज़ बन जाए, कुछ नहीं, ना उनको मतलब है। वो बच्चा डिसाइड करता है कि मैं क्या बनूंगा, मुझे क्या पढ़ाई करनी है। और आपको सोचो, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको एक बात कि हर एक बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बहुत हर एक बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, जिन बातों पे मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं खुद होता मैं और मैं हंसता था, मैं जैसे जब बच्चे को, छोटे से बच्चे को कहा गया कि अपनी कल्पना शक्ति से एक इंसान बना के लाओ, आदमी। अब आप ये सोचो कि मेरा नाती है एंड्रू, तो वो बना के लाया, उसमें उसने इतना बड़ा सर बना दिया, उसका आदमी का सर इतना बड़ा, और उसका धड़ बनाया उसने इतना छोटा, और टांगे बना ली इतनी बड़ी बड़ी। पहली बार अपनी कल्पना शक्ति जो भी था उसने बना दिया उसने। तो यहाँ पर आप देखो जो तरीका है बच्चों को बड़ा करने का, वो क्या है तरीका। जब यहाँ पर स्कूल में इस प्रकार के चित्र एक बच्चा बना के ले जाता है टीचर के पास अपना, जब उसने मुझे दिखाया पहला चित्र, अपने जीवन का जो पहला चित्र बनाया था मेरे नाती ने, तो मैं तो उसको देख के हंस के लोटपोट हो गया मैं उसको। और यहाँ पर किसी के ऊपर भी, किसी बच्चे की किसी कमी के ऊपर ना तो माता पिता हंसते और ना स्कूल में हंसता है, ना साथ के बच्चे हंसते। किसी की भी किसी भी प्रकार की कमी हो, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो या कोई उसकी गलती हो, उसके ऊपर कोई हंसी मतलब मजाक नहीं उड़ाता है। ये इस तरह की परंपरा है। तो जब वो इस प्रकार का चित्र, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हम बच्चे यहाँ पर जो है बच्चों की जो प्रतिभा उसको पनपने का अवसर देते हैं। जब वो चित्र बना के लेके जाता है, एकदम ऊल जरूर चित्र होता है, बिल्कुल एलियन तरह का, तो जब टीचर के पास लेके जाता तो पता टीचर क्या कहती है, तो उनसे कहती है, वाह एंड्रू एक्सीलेंट जॉब। उस चित्र के लिए जिसकी मैंने अभी आपको बताई है बातें, उसके लिए टीचर से कहती है एक्सीलेंट जॉब, वंडरफुल। और फिर उसके बाद फिर वो उससे ये कहती है कि वैसे अगर एंड्रू तुम चाहो तो इसमें तुम अगर ऐसे कर लेते तो ये और अच्छा नहीं लगता। उससे पूछती है कि अगर तुम इसमें ऐसे करके यहाँ बनाते, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम ऐसे करते तो अच्छा लगता ना। तो बच्चे के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, कहता हो सकता है। फिर जब दोबारा आता है तो उससे बेहतर बनाता है, फिर और लाता है तो और बेहतर बना के लाता है। तो यहाँ पर जो मतलब माता पिता का तो एक तरीके से जो दुनियादारी
जो सिखाई जाती है, आप समझोगे बात, दुनियादारी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो घर में सिखाई जाती है दुनियादारी सारी, यहाँ पर दुनियादारी स्कूल से सीखता है बच्चा सारी कुछ, और माता पिता को रोल नहीं होता उसमें। उसके बाद आप ये सोचो कि जब अगर आप अमेरिकन की वो देखोगे लिखाई, इन लोग की देखोगे तो इतनी गंदी लिखाई होती है, इतनी गंदी, जैसे अपने डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर पर्चा होता है ना, दवाई पढ़ी नहीं जाती क्या लिखी हुई, किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है लेके पर्चे को, या फिर केमिस्ट पढ़ सकता उसको। तो जब उसने लिखाई करी और लाया, मेरे पास दिखाया उसने मेरे को, तो यहाँ पर कोई इस तरीके से पकड़ता है उंगली पेंसिल, कोई ऐसे करके पकड़ता है, कोई यूं करके लिखता है। सही बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता मुझे कि तुम पेंसिल ऐसे करके पकड़ी जाती है, ऐसे करके लिखा है। तो जब वो मेरे पास बड़ा हो गया, बड़ा मीन्स 1 साल का अनुभवी हो गया स्कूल में, और कुछ सेंटेंस लिखने लग गया, वो 2 साल का अनुभव हो गया, इसका मतलब जब वो 2nd ग्रेड में आ गया, तो जब उसने मेरे पास वो लिख कर आया तो मैंने उससे कहा तेरी तू ऐसे लिखता है इतना गंदा? तो मेरा मुंह देखने लग गया ऐसे करके, बोला नाना। तो मैंने कहा हाँ इतना गंदा क्यों लिखा? उसने कहा वो मैटर नहीं कर सकता कुछ भी। एक छोटा बच्चा बोल रहा है, ऐसे होगा तब 8 साल का, वो मैटर नहीं करता है कुछ भी। उसने कहा मैं अपने काम को जानता हूं। तो यहाँ पर ये है तरीका, बच्चे को माता पिता से वाद विवाद या उनके सामने कुतर्क नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कुतर्क नहीं, और खराब बच्चे यहाँ पर भी होते हैं, बिगड़ते भी, ये सब जगह होते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को माता पिता से सवाल पूछने की पूरी आजादी होती है, और उन्हें पूछना भी चाहिए बच्चों से सवाल, और माता पिता का उसका जो जवाब दे तर्क संगत जवाब होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि तर्क संगत जवाब दिया जाता है, उसी तरीके से बात करी जाती है बच्चों से, और उनको उनकी बात का जवाब दिया था। ऐसा नहीं कि बच्चा आपके पास आया है कोई बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए आ रहा है तो उसका जवाब कैसे, तो देखा नहीं मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिस आया हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है इस प्रकार से। जैसे ही बच्चा किसी भी पेरेंट के पास अपने जब जाएगा कुछ पूछने के लिए, तो तुरंत सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है बच्चे पर। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। और जब 16 साल हो जाते हैं, मैंने बताया लगभग 16 साल में 10वीं क्लास पास कर लेता है बच्चा, फिर कोई बच्चा अपने माता पिता से ये कहता है, सुनना बात आपको ताज्जुब होगा सुनकर, 16 साल में सब ऑलमोस्ट लगभग सभी डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या बनना है अपनी जिंदगी में। माँ बाप का कतई कोई रोल नहीं, वो नहीं बताते हैं कि तू क्या बनेगा। तो वो ये डिसाइड कर सकता है 16 साल में कि मैं सीवर लाइन की सफाई का काम करूंगा। आप इमेजिन कर सकते हो सीवर लाइन सफाई। वो कहता है क्योंकि जब मैं देखता हूँ मशीनों को जो सीवर लाइन सफाई करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके पेरेंट्स से कहते हैं ठीक है तेरी मर्जी जो कर। तो यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब माता पिता का कोई बंधन नहीं है, ना किसी माता पिता को अपने बच्चों से आप उसको अन्यथा ले लो, कैसे भी सोच सकते हो आप, ना कोई अपेक्षा उनसे कि वो कुछ बनेंगे। वो स्कूल में जब जाते हैं, पढ़ते हैं, अपने पढ़ाई करते हैं, तो वो खुद ही उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि क्या बनेंगे। और आप इस बात से एक अंदाजा लगाओ, मैं ये बात कहकर खत्म करना चाहता हूँ, इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि अगर आज हम जिस पे बैठ के ये सब कर रहे हैं, गूगल मीट है ना, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और आपके क्या है वो माइक्रोसॉफ्ट, ये दुनिया भर की कंपनियां, अगर उनके माता पिता उनके पीछे पड़ जाते हैं कि तू इंजीनियर बन, तो आज ये सब जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं क्या हमारे को देखने को मिलती है? हो सकता है वो रो पीट के बन जाता है इंजीनियर, लेकिन आज जो बैठे गूगल मीट कर रहे हैं ये नहीं मिलती। इसलिए बच्चों को उनकी प्रतिभा को विकसित होने के लिए हमारे को उनको पूरे अवसर प्रदान करना चाहिए। और जो पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए, और बच्चे को जिनके माता पिता सुनते नहीं, उनकी जो उनके पीछे पड़े रहते हैं कि तुम गुप्ता जी के लड़के देख लो, तुम उसकी लड़की देख लो, वो तो कर भी लिया उसने, तुम अभी तक इसी में पड़े हुए हो, तुम्हें पता लगा उससे कितने नंबर आए। ये सारी बातें जो है जब आखिर के अंत का समय में मेरे को दोबारा दिया जाएगा तो एक 10 या 7-8 मिनट का वक्त और लूंगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ और वहाँ की आपने जो मुझसे कहा था कि आप उसकी तुलना कर दे, तुलना मैंने बता दी कि यहाँ पर बच्चे के जीवन में सिखा सकते हो बातें आप अच्छी, ऐसी बात नहीं, आप सिखा सकते हो, लेकिन बच्चे के जीवन में आपकी कोई दखल नहीं है। आप कोई नहीं होते ये कहने वाले उससे कि
तू क्या पढ़ाई करेगा, तू कौन से सब्जेक्ट लेगा, तुझे क्या बनना चाहिए, तू किससे शादी करेगा, तू किससे शादी नहीं करेगा। और ये मत समझना कि तो ये बच्चे जो हैं बड़े फिर तो बहुत खराब होते हैं बच्चे, नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, उस तरीके का कल्चर ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ये है कि माता पिता की इस प्रकार की कोई भी अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं होती है कि वो क्या पढ़ाई करेगा, वो क्या बनेगा, या वो किससे शादी करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग नाम पे चल जाता है आजकल, और जो जनरेशन गैप का जो हमारे यहाँ पर जो समस्या है, मेरे साथ भी थी, अपने बच्चों साथ में मेरे साथ भी थी, उसमें शायद 5-7 मिनट और लूंगा जब एंड मेरे को टाइम दिया जाएगा। तब तक के लिए मेरे यार शब खैर, आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच राजन भाई, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग इंतजार करेंगे फिर एक बार आपकी बातों को सुनने का, अंत में फिर आपसे मिलेंगे। और अब फिलहाल हमारी आज की अगली वक्ता श्रीमती विनीता सिंह, अंडर सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। विनीता जी पूरी तरह से सबके प्रति समर्पित हैं। लोगों की सेवा करने से आपको आत्मसंतोष मिलता है। पिछले 20 वर्षों से पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के माध्यम से बाबा रामदेव के योग अभियान से आप जुड़ी हैं और साथ ही आप योग की शिक्षिका भी हैं। घर पर भी हमेशा सात्विक और योग परिपूर्ण माहौल आप बनाए रखती हैं और पुराने गानों की शौकीन हैं। ये बात मुझे पहले भी कहनी चाहिए थी। राजन सिंह जी, राजन भाई भी पुराने गानों के बेहद शौकीन है और हमारी विनीता मैम भी। और साथ ही उन्होंने अपने बारे में हमको बताया कि बड़ों से ज्यादा दोस्ती आपकी बच्चों के साथ है। क्यों है? उसका एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि वो बच्चों के सभी तरह के खेलों में शामिल होती हैं। उनके साथ लंगड़ी छू, छुपम छुपाई और बर्फ पानी, विष अमृत और तरह तरह के खेल खेलती हैं। बैडमिंटन भी खेलती हैं। तो एक बैडमिंटन का मैच मेरे साथ आपको जरूर खेलना है विनीता मैम, जब भी मौका मिले। फिलहाल तो हम लोग यहाँ वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू चैनिका, नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर, और आपको ने जो टॉपिक रखा है वो भी बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। रियली आज भौतिकता के इस युग में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अपनों से अपनों को छोड़ दिया है, अपनापन को छोड़ दिया है। आज माँ बाप के पास इतना भी समय नहीं रहा कि वो अपने बच्चों को लोरी गा के सुला सकें, छोटी छोटी समस्याएं सुन सकें, उनके साथ जुड़ सकें। वो अपने मस्त हैं, बच्चे अपने मस्त हैं। शायद यही वजह है कि एक बदला हुआ समाज हमारे सामने है और हम सोचने के लिए बाध्य हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या है सभी। छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। दादी दादा, नानी नाना, माँ पापा छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से एक मॉरल टीचिंग देते थे बच्चों को। उनमें वो संस्कार के रूप में जुड़ते थे जो उनके भविष्य के निर्माण में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहयोग करते थे। लेकिन अब वो चीज रही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने भी बहुत प्रभाव डाला है हम पे। छोटे में बचपन में जब बच्चा रोता है तो माँ बाप उसको मोबाइल ऑन करके पकड़ा देंगे या कोई चैनल ऑन कर देंगे, उनका गेम चैनल ऑन कर देंगे। वो अपने मस्त है और खुद सोशल मीडिया पे लगे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग में लगे हैं। उनके पास बच्चों के लिए इतना समय ही नहीं है, इसीलिए उनसे बच्चों के साथ उनका वो दोस्ताना रवैया नहीं है, वो बिहेवियर नहीं है जो होना चाहिए। और बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं। वो भी एक कोने में पड़े हैं, एक ही ड्राइंग रूम में अलग अलग कॉर्नर्स पे, अलग अलग जगहों पे अपनी अपने मोबाइल में सब लगे हैं। हम बच्चों से जिन वैल्यूज की अपेक्षा करते हैं वो वैल्यूज पहले मुझे देना होगा, क्योंकि घर तो
पहली पाठशाला है ना, और माँ पहली शिक्षिका, जिन आचार विचार व्यवहार वाणी की उनसे हमें अपेक्षा है, वो प्रतिमान हमें स्वयं स्थापित करना होगा, तभी तो वो नहीं सीखेंगे। हमारे जैसे ही वो करते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ इज लाइक अ सीड, वो एक बीज की तरह है। आप उसको जैसा खाद पानी देंगे वैसा ही वो आगे फलेगा बढ़ेगा। आज माँ बाप कुत्तों को गोद में लेके खिलाना पसंद करते हैं, उनको टहलाना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे को आया के सहारे छोड़ते हैं। बच्चे को गोद में लेना पुचकारना पसंद नहीं करते। उनके पास कुत्ते के लिए टाइम है लेकिन बच्चे के लिए टाइम नहीं है। तो चूंकि उसको ऐसा माहौल ही नहीं मिला तो उसमें वो सामंजस्य नहीं पनप पाता। माँ बाप उसकी समस्याएं सुन नहीं पाते। बच्चे अपनी समस्या रखे तो भी उनके पास ना ही सुनने का समय ना उनके समाधान का समय है। बस मेरा इतना सा सुझाव है कि यदि घर में योगमय माहौल होगा, हमें बच्चों को अपने योग की तरफ, ऐसे आदर्श की तरफ, योग में वेद में ऋषि में माहौल की तरफ ले जाना है, कि हैबिट डालनी है जिससे उनकी दृष्टि भी बदलेगी और दृष्टिकोण भी बदलेगा, उनका चरित्र भी बनेगा और स्ट्रक्चर ही बनेगा। कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर बोथ। हमें उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उन पे वो सोशल मीडिया पे ज्यादा देर तक ना लगे रहें, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा देर तक ना लगे रहें। ऐसा कहने से पहले हमें खुद सीमित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल और टीवी के विरोधी हैं, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो आप अपनों के टच में रहें, वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मोबाइल के टच में रहना बहुत जरूरी नहीं है। मोबाइल एक आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन बच्चों से संपर्क और सामंजस्य भी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि उनके दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों में परिवर्तन आए, वो सकारात्मक बने और दोनों भी अच्छा तालमेल रहे। थैंक यू सुहासी, थैंक यू चैनिका। हेलो चैनिका, मेरी आवाज जा रही है? आप अनम्यूट करिए चैनिका, अपने को अनम्यूट करिए। माफ कीजिए मैम, माफ कीजिए, म्यूट रह गई मैं। वैसे तो बिना बिना आवाज बहुत धीमी आ रही है सबकी। हाँ, जनरेशन बहुत लंबा रखना उचित नहीं था। नहीं मैम, बहुत अच्छा क्रिस्प था, काफी क्रिस्प था, छोटा था, और आपने बड़ी ही सरल भाषा में अपनी बात रख दी और एकदम अच्छा लगा कि जिस तरह से आप एक पौधे को बड़ा करते हैं, खाद पानी और जितना जितना मॉडरेटली, आपको वो बैलेंस बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से बड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बैडमिंटन का मैच ड्यू रहा। आवाज बहुत धीमी आ रही है। अच्छा, बाकी लोगों को भी आवाज धीमी आ रही है क्या, राजन भाई की तरह? या मेरी को रहा? बुलंद आ रही, बुलंद बुलंद आवाज। तो फिर तो ये, हाँ सबको तो आ रही है राजन सर आवाज। चलो हमारी बदनसीबी है। आवाज आ रही है। अच्छा, अब विनीता मैम के बाद हमारे पास और भी कई शानदार जानदार वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे। हमारे आज की अगली मेहमान डॉक्टर अंजना श्रीवास्तवा। आप ईश्वर सरन पीजी कॉलेज, जो कि प्रयागराज में स्थित है, इस कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्राप्त की और हमेशा से ही आपकी अध्यापन में रुचि रही है। अध्यापन के साथ साथ आप काउंसलिंग भी करती हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की सदस्य हैं। एनएसएस के बालिका विभाग की प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं और साथ ही विभिन्न एनजीओ के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार व सेमिनार के साथ आपका संपर्क रहा है, आपने शिरकत की है और
चुके हैं। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव को। स्वागत है आपका मैम। थैंक यू चयनिका जी। नमस्कार, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। इस सोशल हब टीम का उत्कर्ष सुहासी जी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो कि जनरेशन गैप जिसको आप खुद ही फील कर रहे हो, उसी टॉपिक को लेकर आपने इतना बड़ा एक वेबिनार आयोजन किया और इसमें आए हुए पधारे हुए सभी प्रमुख अतिथियों राजन सर, महेंद्र सर, महेश सर और अन्य अतिथियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी आप सबके साथ जुड़ने का अवसर मिला। चयनिका जी, मैं जरा सा अपना एक स्क्रीन शेयर करना चाहती थी। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? श्योर श्योर मैम, करिए। श्योर। I would request everyone else to go on mute, please. तो हम अंजना मैम की स्क्रीन शेयरिंग को देख सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। अंजना मैम, आप हैं हमारे साथ? Are you there? मैम अभी वो लेफ्ट हो गई, वो थोड़ा इशू आ रहा है उनके फोन में। Okay. She is going to join later. Yes. तो हम कंटिन्यू करते हैं। आप प्रॉब्लम आ रही है और ओके ओके मैम। हेलो। हाँ मैम, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। ठीक है। हाँ, सॉरी, स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इट्स ओके, आई विल स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं इस कोरोना पेंडेमिक के लिए अपने वर्ल्ड के समस्त लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। समस्त विश्व इस समय जो कोरोना महामारी से पीड़ित है, उन सब के लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ हों और निरोगी हों। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, जिसको मैं और अच्छे से आपको दिखा पाती। कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जनरेशन गैप एक पिक्चर के माध्यम से सोचा था, लेकिन इट्स ओके। अभी हम सब जब से बात कर रहे हैं तो जनरेशन गैप है क्या? बेसिकली वो एक तरीके की विचारधारा, एक टाइप का एक एटीट्यूड है। ये और कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारा एक कॉग्निशन है जो कि हमारे बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज को लेकर के जब दो पीढ़ी आमने सामने होती है तो वहां पर कुछ ना कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है और उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीजें पैदा होती हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन घटित होता है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ही हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं और हर पीढ़ी ये काम करती है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने सोसाइटी के अनुसार चलना है तो हमें उसी के अनुरूप अपने विचारधारा में, अपने वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स, इनमें भी इंटरेस्ट चेंजेस करने होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब दो पीढ़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो पहली पीढ़ी जो ओल्ड जनरेशन है वो अपने चश्मे से, अपने जो उसने अपने बिलीव्स, अपने एटीट्यूड्स जो डेवलप किए हुए हैं, उनकी जो बनी हुई विचारधारा है, वहां से वो नई जनरेशन को देखने की कोशिश करती है और यही क्लैश जो है जिसको कि पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो समाजशास्त्री मार्गरेट मीड हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा में बेसिकली तीन चीजों की बात की: वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर। क्योंकि हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हम जैसा सोचते हैं
जैसा हमारा कॉग्निशन का पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम बिहेव कर पाते हैं, और हम सब का व्यवहार इन्हीं चीजों से डिटरमाइन होता है। जनरेशन गैप का टर्म 1960s से देखने को मिला, और महेश भीमरे सर ने इसको पूरे डिटेल, इसके जो सारे जनरेशन है, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, वाई, जेड और करंट जनरेशन की बहुत अधिक बातचीत कर ली है, इसलिए मैं उस पर बहुत नहीं जाना चाहूंगी और टाइम भी बहुत हो चुका है। मेरा जो मेन फोकस है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किस तरीके से हम लोग टैकल करें, हैंडल करें, कि इस बीच ये जनरेशन गैप है इसको कैसे हम भर सके, इसको फिल कैसे करें, ये जो दूरी है दो पीढ़ियों के बीच की। इसके लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पे मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है चेंजिंग लाइफ स्टाइल। ये जो लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है, हम जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो चाहे वो फूड हो, हमारे म्यूजिक हो, हमारे ड्रेस सेंस हो, ये सारी चीजों में बदलाव आता है और ये आना भी चाहिए। तो जो नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी अपने अपने अकॉर्डिंग ये इस चीज को अडॉप्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रेज होती है कि जब ओल्ड जनरेशन के लोग अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करना चाहते और वो अपने चश्मे से नई जनरेशन को देखते हैं, और यहीं से क्लैशेज स्टार्ट होती हैं। पहले मैं कुछ उन बिंदुओं की बात कर रही हूँ जहाँ पे क्लैशेज हैं, और फिर मैं उसके रिजोल्यूशन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, बहुत अधिक टाइम नहीं लूंगी। फिर सेकेंड इशू है मॉरल इशू, मॉरल वैल्यूज। पहले जो मॉरल वैल्यूज की जहां तक बात थी, तो पहले की जनरेशन थोड़ा साइलेंट वाली थी, जो भी बड़े लोग जो कहते हैं वो उनको रेस्पेक्ट करते थे और उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते थे, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेज आ रहे हैं, तो वहाँ ज्ञान भी तो बढ़ रहा है, और नई पीढ़ी हमेशा एक पीढ़ी आगे वाली पीछे वाली पीढ़ी से आगे एडवांस ही होगी, और होना भी चाहिए। हम एज ए पेरेंट हम भी तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे निकले। तो वो जो मॉरल वैल्यूज के साथ भी यही दिक्कत होती है, पुरानी पीढ़ी ने जो भी कहा उसको हम लोगों ने तो मान लिया, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो दिक्कत वहां भी आती है मॉरल वैल्यूज को लेकर। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, पहले जो भी जितना भी था, जो कहा जाता था या चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे जो करना है वो करिए आप, तो बच्चे उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते थे बिना तर्क के। लेकिन आज के बच्चे लॉजिकल हो गए हैं और वो देखते हैं कि ये बात सही इन्होंने कही है, हाँ मान लूंगा, लेकिन हर बात को वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। वर्क इथिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वैल्यूज, तो हर जगह पे हम अगर देखें तो पुराने समय से नए समय में परिवर्तन आया, और पुरानी पीढ़ी अगर उसी प्लेटफॉर्म पे आके देखती है तब तो बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो और चाहे वो यूथ हो, क्योंकि चिल्ड्रन का भी नजरिया बदल गया। आप देखिए 2 साल का बच्चा मोबाइल से पूरी तरीके से अवेयरनेस उसको है, वो बहुत सारे ऐप्स चला सकता है, बहुत सारी चीजें यूज कर सकता है, जो कि हम नहीं कर सकते थे। हमने 35 ईयर्स की एज में मोबाइल को चलाना सीखा है, तो हमसे क्यों हम कहें कि वो बुरा है? उसने अगर नई चीज सीखी है, स्किल डेवलप किया है, तो अच्छी चीज है, बस उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। हम उसको कायदे से जब हम उसके ही लेवल पे आके समझाते हैं चीजों को, तो वो यूज जो भी करेगा हमारी बातों को भी सुनेगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है वो एक एक्वायर्ड टाइप है। तो ये क्या होता है कि जब हम अपने घर में अपने परिवेश में आते हैं, तो हम अपने फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी, पीयर ग्रुप, उसके साथ हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। हम क्या किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हमारा कॉग्निटिव पार्ट, कैसा हम फील करते हैं, एफेक्टिव पार्ट, और हम उसी के अनुसार अपना बिहेव करते हैं। तो जो भी ओल्ड जनरेशन है उसने अपनी सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपना कॉग्निशन डेवलप किया, और उसी के हिसाब से उनका इफेक्टिव पार्ट हुआ और वो बिहेवियर करते चले आ रहे हैं। तो जो न्यू जनरेशन है उसके साथ भी तो यही है, उसने जो चीजें जैसे देखी उसी फॉर्म में तो वो एक्सेप्ट करता है। हमें बहुत सारी चीजें उन्हें बतानी है, उस पॉइंट पे मैं अभी आ रही हूँ। फिर टेक्नोलॉजी और अदर्स, कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जो एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन के लोग हैं, टेक्नोलॉजी उनके सामने आई, और जेड जनरेशन क्या है वो कि उसी के बीच पैदा ही हुई है, तो उसने तो उन्हीं चीजों के साथ रहना जीना सीखा है। आप देखिए हमारा भी तो सब पैटर्न बदल गया, ज्वाइंट फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली आ गई, तो बच्चे ने न्यूक्लियर ही फैमिली को देखा, फिर उसने देखा कि हमारे मदर फादर दोनों ही वर्किंग है, तो उसके साथ भी तो उसने उन चीजों को अडॉप्ट किया, इंडिपेंडेंट ज्यादा वो रहने लग गया। तो और जो ओल्ड जनरेशन है वो चाहती है कि अपनी चीजों को वो जो उसने सेटल्ड उसका फॉर्मेट है उसी में रहे, और वो अपने को चेंज नहीं करना चाहते।
तो यहाँ से भी दिक्कत क्रिएट होती है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चैलेंजेस थे, इन चैलेंजेस से कोप अप करने के लिए एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उन पर बात करूंगी और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। अंडरस्टैंड चाइल्ड प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। बेसिक नीड जो है वो ये है कि हम कैसे बच्चे की समस्याओं को समझें और उसकी आवश्यकताओं को समझें। उसका जो मेंटल है लेवल है, इमोशनल और बिहेवियरल पार्ट है, उन तीनों लेवल पे जाकर के हमें चिल्ड्रन को और यूथ को समझना होगा, क्योंकि वो क्या फील कर रहा है, कैसे उसकी मेंटेलिटी है, वो कैसा महसूस, कौन किस टाइप के इमोशंस फील कर रहा है, कंफर्ट जोन में है नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। तो जब हम समझते हैं कि वो चिल्ड्रन या यूथ की मेंटेलिटी किस तरीके की है, उसको समझ लेते हैं, तो हम उसके साथ अच्छे से कोप अप, उसके साथ मिल करके मैच कर सकते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हमें अपनी बात थोपनी नहीं है। इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। हमें उनके साथ एक अच्छे तादाद में आइडेंटिफाई कर लेना है, अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, जिससे कि वो हमारे लेवल पे आ जाए। हम अगर उनको चाहते हैं अपने लेवल पे लाना, तो उनको पहले उनके साथ अपने साथ एक अच्छी रैपर्ड बिल्डिंग करें, फॉर्मेटिंग करें कि बच्चा हमारी बात को सुने, समझे और उसको फिर वो स्वीकार भी करे। एक्सेप्ट द चेंज। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये टाइम के साथ हमेशा ही चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें भी उस चेंज को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डेवलप करनी होगी, तभी हम न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के लोग एक साथ हो पाएंगे। डोंट कंपेयर विद पास्ट। ये हमेशा हमारी आदत होती है, हमारे जमाने में ऐसे कपड़े पहने जाते थे, हमारे जमाने में ऐसे खाया जाता था, तुम लोग तो फास्ट फूड को ही ज्यादा पसंद करते हो, ये बहुत हार्मफुल है, एटसेट्रा। लेकिन हमें देखना होगा कि टाइम के साथ ही तो वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें अपनी जो पॉजिटिव चीजें रखने के लिए पहले चेंज को एक्सेप्ट करके फिर उनके साथ उस चीजों को बताना होगा कि क्या चीजें हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। आप इन चीजों को लीजिए, मगर इसके साथ साथ आपको किस तरीके के बिहेव करना है, कैसे ड्रेसेस को यूज करना है, वो अपनी बात आप रख सकते हैं। गाइड ओनली द चिल्ड्रन। जैसा कि राजन सर ने बताया, राजन सर ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में वो गाइड करते हैं। जो एंड्रू ने पिक्चर बनाई, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये क्या बना दिया। तो चिल्ड्रन को चिल्ड्रन के लेवल पे जाके देखना होगा कि वो उसने जो किया, हमें उसमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, ना कि उसको हम पूरा लीड करें। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमारी एज अधिक है, तो हम जो कहेंगे वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, उनसे बड़े हैं। नहीं, जब हम उनको एक एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे, एज अ गाइड ट्रीट करेंगे, और उसके साथ एम्पैथेटिक व्यू, बी एम्पैथेटिक विद चिल्ड्रन, कि उनके साथ हम उसी लेवल पे आ जाएं जिस लेवल पे वो है, तो वो हमारी बातों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। और जो मोरालिटी, जो इथिक्स, जो कुछ भी हम उसमें ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जब बच्चे की बात दिमाग में आएगी, एक यूथ की बात दिमाग में आएगी कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, यहाँ पे दोनों ही पीढ़ियों को एक एक स्टेप मूव फॉरवर्ड एक दिशा में करना होगा। जो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बैठे हुए हैं, उनके लिए उनको पॉजिटिवली एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना होगा, और फिर दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकेंगे, और फिर यहाँ पे फिर ये जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। ये जनरेशन गैप केवल एक विचारधारा है, कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये विद इन फैमिली स्टार्ट हो रहा है। तो विद इन फैमिली हम सब एक ही साथ के लोग हैं, बस टाइम का फर्क है कि आप किसी दूसरे टाइम से बिलोंग करते हैं, हम किसी दूसरे टाइम से। हमें भी नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए, और बच्चों को इस लेवल तक फ्रीडम देनी चाहिए कि वो भी अपनी बात पूरी तरह से रख सके और उनकी बातों को भी हम समझ सके। थैंक्स अ लॉट। बस मुझे इतना ही कहना था, टाइम भी बहुत अधिक हो गया है। थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातों को बस मैं समाप्त करना चाहूंगी 2 शब्दों के साथ, दैट इज एक्सपर्ट स्पीक्स। जो एकदम जो टेक्निकल जो बातें हैं, जो आपका जो कहना चाहिए फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, वो आपने उंडेल कर रख दिया, और सबने कुछ ना कुछ सीखा है आपके वक्तव्य से, मुझे
आशा है। और जरूर किसी और दिन अगर मौका लगा, किसी और दिन अगर मौका मिला तो फिर इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़िएगा। धन्यवाद, रहिए हमारे साथ। अब समापन का समय है, कार्यक्रम को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे और एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोफेसर महेश घिमरे, श्री राजन सिंह, प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह, श्रीमती विनीता सिंह, प्रोफेसर BC शर्मा, डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप सबका तहे दिल से हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। सोशल हब की जो टीम है, उत्कर्ष और सुहाशी, उनकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या कहूँ, हम लोग आभारी हैं और उम्मीद है कि किसी और दिन जरूर आपसे यूं ही एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों की